कोई, जाको रखे साइया मार सके ना कोई, जाको रखे साइया। पहली मुलाकात हो चुकी है, लेकिन दूसरी मुलाकात ऐसी होगी, जग्गू दादा एंट्री होगी और जब मैं गा रहा था तो वो साथ में गाने लगे फिर गाते जाको रखे साइया मार सके ना कोई, ऐसे मार सके ना कोई। सर इसमें जब मैं ना सोशल मीडिया में जा रहा था तो मैंने देखा राहुल जी भी आपको ऐसे हक कर रहे हैं, लाइक वो आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, और उसके पीछे कैसे क्या रीजन था, मतलब क्या स्टोरी थी? तो राघव को पता ही नहीं ये गाना मैंने गाया और हम लोग कोई अवार्ड में मिले, टॉयफाई अवार्ड। भाई ये जो आपकी किल फिल्म है, इसका टाइटल सॉन्ग जाको रखे साइया मैंने गाया था, तो वो ऐसे ही शौक हो गया। तो आपको क्या लगता है कि लाइक एक सिंगिंग इंडस्ट्री में या म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों का फेस बिकता है या उनका टैलेंट बिकता है? समझो फेस वैल्यू आज के टाइम में बहुत मायने है, और उस पर आप अच्छे टैलेंटेड हो तो आप सोनू निगम क्या बात है, वो तो है। सोनू निगम जी का नाम आया है अभी मेरे जुबान पे। सोनू जी से भी अभी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, तो मैंने उनको बोला सर मैं थोड़ा सूफी स्टाइल का ये सब करना। अरे वाह अच्छा गाना सुनो वैसे बोलते हैं, थोड़ा फास्ट कभी फास्ट बोलते, तो अरे वाह क्या बात है, गाना सुनो। तो फिर मैं लंबी सांस लिया और फिर मैंने सुनाया। सूफी पे मेजरली फोकस क्यों किया, मतलब आपने मेजरली उसी देखा क्या, उससे क्या माइंडसेट आपका बिल्ड हुआ है, किस तरीके से वो हेल्प किया? एक्चुअली में हुआ क्या कि मुझे पता चला, मुझे लगा ऐसा, मैंने लोगों को सुना ऐसा गाने वाले को, तो मैं सब गाता था, किशोरदा, सुरेश वाडेकर जी, क्या लता जी के भी गाने गाता था। चिट्ठियां दर्द फिराक वाली। 90s का दौर था, दौर रोमांटिक्स का। 20s में 2000s में आपने देखा होगा कुछ बेसिक डीजेस आए, कॉम्बिनेशन आया, फिर अरिजीत जी के आए, फिर बाद में हनी सिंह जी का ट्रेंड आया जिसमें रैप्स आए, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए। बट नाउ डेज अभी एआई का ट्रेंड है। आपको क्या लगता है कि ये एआई एज ए सिंगर का रोल फिनिश कर देगा? यार पहली बात तो यार हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों आज का पॉडकास्ट काफी खास एंड स्पेशल है बिकॉज आज हमारे साथ में एक ऐसे गेस्ट है जिन्होंने अपनी जर्नी एक छोटे से गांव से स्टार्ट करी और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो मुंबई आए। उन्होंने काफी हिट गाने इस इंडस्ट्रीज को दिए हैं एंड काफी हिट सॉन्ग्स इस इंडस्ट्रीज में दिए हैं। सो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो म्यूजिक इंडस्ट्री के एक टैलेंटेड सिंगर है, उनका नाम है मोनू राठौर जी। सो आज जानते हैं हम लोग मोनू राठौर जी की जर्नी के बारे में कि उन्होंने कैसे अपनी एक सिंगिंग जर्नी स्टार्ट करी, इनिशियल लेवल में क्या चैलेंजेस आए थे, किस तरीके से उन्हें हर्डल्स मिले, कैसे उन्होंने पहला बॉलीवुड सॉन्ग गाया और किन तरीके से उन्होंने हिट सॉन्ग देना शुरू किया। ऐसी बहुत सारी चीजों को हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया है कि लाइक अगर आप एक डिप्रेस है या आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, अपनी सिंगिंग में स्किल को इम्प्रूव करना है, तो बेस्ट क्वालिटीज क्या हो सकती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है, मार्केट में किस तरीके से आपको एंट्री लेना होता है, कैसे आप अपना पहला सिंगिंग सॉन्ग को डेब्यूट कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी इंसाइटफुल बातें इसमें हमने करी है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया है कि कैसे आप अपनी जर्नी को और बेहतर बना सकते हैं, एक गुड ह्यूमन बीइंग कैसे बन सकते हैं,
और क्या क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज को हमने डिटेल में इस पॉडकास्ट पे डिस्कस किया है। सो बने रहिए हमारे साथ में वीडियो के एंड तक। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम लोग और बेहतर गेस्ट को यहाँ पे इनवाइट करते रहें। थैंक यू। सो वेलकम मोनू सर टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच शुभम, आपने मुझे इस पॉडकास्ट पे इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच सर, बिकॉज सर लाइक मैं जब आपकी जर्नी को स्टडी कर रहा था, सो मैंने ना बहुत सारी चीज़ें देखी हैं लाइक आपकी जर्नी में, कि आपने बहुत सारे सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स भी दिए हैं और राइट नाउ अभी भी बहुत ट्रेंड कर रहा है, राइट। सो सर जब आपने अपनी करियर की जर्नी स्टार्ट करी थी एज अ आर्टिस्ट, एज अ सिंगर, सो आपको कैसे पता चला कि लाइक आपका पैशन ही सिंगिंग है, और आपने कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट करी? शुरुआत तो बहुत सालों पहले हो गई थी। पिताजी शौकिया तौर पे गाते थे, तो मैं भी गाता था उनको देख देख कर। फिर वो करते 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 पढ़ाई से फिर जल्दी ही कुछ काम करने लग गया। काम जहाँ पे करता था तो वहाँ पे भी गाने सुनता था। तो गाने सुनते 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 वो जहन में एक ऐसा वो हो गया कि यार लोग भी बोलते थे यार तू तो अच्छा गाता है, ये सब। तो फिर एप्रिसिएशन के साथ में वो एक फुल फ्लैश मेरे जहन में वो चीज़ें घर करने लगी कि हाँ यार मुझे म्यूज़िक करना है। फिर म्यूज़िक वालों से मिलता रहा। फिर किसी ने बोला यार आप बॉम्बे जाओ। बोला बॉम्बे ये कहाँ है, किधर है? तो फिर बोले ऐसा ऐसा है। तो फिर मैं आया बॉम्बे। तो फिर आने के बाद में भी कुछ पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पता लगा, तो फिर कहाँ जाना किधर जाना, आने के बाद में भी तो बहुत सारी चीज़ें फेस भी करनी पड़ी। और करते 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 कुछ साल गुजरे, तो ये शुरुआत हुई। क्या बात है सर, क्या बात है। सो सर जैसे आपने अपनी जर्नी में बहुत कुछ चीज़ें देखी है, राइट। आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनके सॉन्ग्स काफ़ी फ्लॉप हुए हैं, और ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनके सॉन्ग्स काफ़ी हिट हुए हैं, राइट। सो आपने ये अपने पर्सनल लाइफ में फील किया कि आपने कुछ सॉन्ग्स में 100%, ऐसे तो हर सॉन्ग में आप लोग 100% ही एफर्ट डालते हैं, राइट। बट कुछ सॉन्ग होते हैं कि नहीं चल पाते, पर कुछ चल जाते हैं, राइट। तो जब नहीं चलते तब का आपका माइंडसेट कैसा होता है, और जब चलते तब आपको कैसा फील होता है? नहीं वो तो जाहिर सी बात है, चलेगा तो खुशी होगी, नहीं चलेगा तो और सोचेंगे कि और अच्छी मेहनत करके शायद लोगों को पसंद नहीं आया तो और करके और हम लोग अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम लोगों ने शुरुआत में तो बहुत सारे गाने गाने के बाद में ना तो क्रेडिट है ना नाम है। बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक भी गाए मैंने, इतने बड़े बड़े। लेकिन क्या बताऊं मैं, वो आगे चले गए, कहा किधर वो अपने चैनल पे ना नाम है। अचानक कभी देखने को मिलता है अरे यार वो तो मेरे गया, मेरा तो नाम नहीं। तो ऐसा भी शुरू में बहुत फेस किया हमने। ओके। हाँ। सो सर जैसे अभी रिसेंटली मैंने देखा था आपका एक सॉन्ग जापुर आके सही है, राइट। ये सबसे फेमस है और अभी बहुत हिट हो रहा है। जैसे मैंने देखा बहुत सारे अवार्ड्स भी उन्हें मिले हैं, राइट। सो इसके पीछे की क्या जर्नी थी, मतलब कैसे आपको अप्रोच मिला, कहाँ से आपको आया, कैसे आपने प्लान किया, और आपको पता था कि इस लेवल पे हिट हो जाएगा? नहीं इतना तो मुझे ज़रा भी पता नहीं था। इसकी जर्नी बड़ी मतलब मेरे लिए एक क्या बोलूँ मैं, उसका शब्द याद नहीं आ रहा मुझे कि इसको क्या बोलना चाहिए। बताता हूँ मैं आपको कि मैं कई स्टूडियो में, एक स्टूडियो में मैं जाया करता था, काम करता था। तो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे गाना गवाते थे, बहुत सारे गाने मैंने गाए उनके। अचानक एक गाना किसी बंदे का गाया, वो थे राइटर। उन राइटर को मेरा एक गाना और मेरी आवाज़ और मेरा जो अंदाज और रेंज, मैं जिस स्टाइल में गाता हूँ वो बहुत पसंद आया। तो वो आए, उनका नाम भी बताता हूँ मैं आपको। वो आए और मुझे सब बोला यार आप तो कमाल है यार, ये तो सब आपको तो अभी तो बड़ा गाना आ जाना चाहिए। मैं बोला सर बस कोशिश कर रहे हैं। बोले मैं कल आपको फ़ोन करता हूँ, आप वहाँ पे आ जाना। वो थे बहुत ही बड़े राइटर हैं शेखर अस्तित्व जी, जिन्होंने गाना लिखा था कर हर मैदान फतेह।
वो आप सभी को मालूम है, वो गाना तो Well, सारी दुनिया को मालूम है। तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया। उनके म्यूजिक जो ये गाना है कर हर मैदान फतेह, उसके उनके म्यूजिक डायरेक्टर के पास ही मुझे बुलाया। तो उनसे मिला, तो फिर हाय लोग भी, फिर उन्होंने बोला सुनाइए, तो सुनाया तो उनको भी अच्छा लगा। तो मैं तो ऐसे बैठा था, मैं बोला यार डर झिझक होती है ना यार, आप कहीं पे भी बड़े लोग हैं, राइट। तो फिर उनके सामने फिर उनको अच्छा लगा, तो बोले अच्छा लग रहा है, आप ऐसा करते हैं अपन कल आप 4 बजे आ जाओ, एक गाना रिकॉर्ड करते हैं। गया कल, गया तो एक की जगह मेरे साथ में उन्होंने 2 गाने रिकॉर्ड किए। क्या बात है। तो मैं बोला अरे यार, तो इतना खुश हुआ मैं, और मेरी खुशनसीबी है, और कुछ माँ बाप की दुआएं, लोगों का प्यार, तो मेरी शुरुआत हुई। फिर 2-3 महीने बाद में उन्होंने बताया कि यार मनु तुम्हारा गाना किसी फिल्म में लग गया है। फिर मैं और खुश हो गया, मैं बोला अरे बाप रे बाप, गाने के बाद मुझे पता नहीं था कि गा तो दिया, कहाँ कैसे क्या है, लेकिन लग गया फिल्म में। मैं बोला फिल्म में, समझ रहा हूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो फिल्म में गाना लग गया, मैं खुश हो गया। फिर 2-4 महीने बाद में फिर मुलाकात हुई, तो मैं पूछा कि उनसे पूछूं कौन सी फिल्म, लेकिन वो पूछ नहीं पाया। मैं बोला नहीं यार, जो चल रहा है चलने दो। और फिर बाद में करते करते मुझे पता चला ये बहुत बड़ी फिल्म है, करण जौहर साहब की, और उनकी फिल्म है, और वो अभी रिसेंटली बाहर विदेशों में, अमेरिका, लंदन, कनाडा, सब जगह धूम मचा के आई। फेस्टिवल में काफ़ी उसने अवार्ड भी जीते, और वो अब इंडिया में रिलीज होने वाली है थिएटर में। तो ये जैसे जैसे पता चल रहा था तो मैं खुश हो रहा था। फिल्म का नाम मुझे पता नहीं, समझ रहे हो आप। फिर वो फिल्म आई, इनके जो दूसरे प्रोड्यूसर हैं गुनीत मोंगा जी, जिन्होंने आई थिंक इंडिया के फर्स्ट लेडी हैं जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है एज ए प्रोड्यूसर। तो मेरे लिए और खुशकिस्मती की बात तो हो गई कि यार करण जौहर साहब तो है ही, साथ में इतने बड़े मतलब अचीवर जुड़े हुए हैं, तो मेरे लिए मैं और खुश हो गया। फिर वो गाना आया, ऐसे ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। और आज वो गाना, मतलब गाने को आई थिंक बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। अभी रिसेंटली 5-6 महीनों में किल फिल्म को आईफा अवार्ड मिला, जी सिने अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और टोइफा अवार्ड मिला। 4 बड़े बड़े अवार्ड अभी रिसेंटली 4-5 महीनों में उस फिल्म को मिल चुके हैं, किल फिल्म को। तो मेरे लिए शुरुआत अच्छी है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, और बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि मैं इस फिल्म से जुड़ा। बट सर इसमें जब मैं ना आपके सोशल मीडिया में जा रहा था, तो मैंने देखा राव जी भी आपको ऐसे हक कर रहे हैं, लाइक वो आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, और उसके पीछे कैसे क्या रीजन था, मतलब क्या स्टोरी थी? एक्चुअली में स्टोरी ये है कि राघव हमारे जो फिल्म अभी काफ़ी 3-4 फिल्में की, अभी शाहरुख खान जी के साथ में भी एक फिल्म आने वाली है उनकी, तो राघव को पता ही नहीं, ये गाना मैंने गाया, और हम लोग को ये अवार्ड में मिले, टोइफा अवार्ड में अभी रिसेंटली। तो मिले तो हाय हेलो हुआ, तो हाय हेलो। फिर मैं बोला यार भाई ये जो आपकी किल फिल्म है, इसका टाइटल सॉन्ग जाको राखे साइयन तो मैंने गाया था। तो वो ऐसे एकदम शॉक हो गया, बोले अरे हो तो ऐसे गले लगा के ऐसे। फिर मैं बोला सच में पता ही नहीं था मुझे, क्या बात है, बहुत वेरी नाइस। खुश हो गया बंदा। फिर फोटो खिंचाई, कुछ बातें की। तो राघव से ये सिलसिला ऐसा बना मेरे साथ। सर इसी तरह एक फिल्म फेयर का भी किस्सा है। जेकी दादा के साथ। अच्छा, वो क्या है? वो कैसे क्या है? फिल्म फेयर एक्चुअली में फिल्म फेयर अभी आईफा हो गया था, फिर जी सिने अवार्ड हो गया था। उसके बाद में फिल्म फेयर में भी मेरी जो फिल्म है किल, उसके 15 नॉमिनेशन थे। 15 नॉमिनेशन में बोला यार इसमें भी नहीं गया, इसमें भी नहीं गया, मैं फिल्म फेयर में मैं जाना चाहता हूँ।
राइट। से मन में हुआ, तो बोला यार फिल्म फेयर में जाना चाहिए मुझे। तो ऐसे ही फिर प्रोडक्शन से बात हुई मेरी, बोले ठीक है मोनू भाई करते हैं। ओके। वही फिर बाद में भगवान से बात होने लगी। मेरे लिए ये भी चमत्कार था, क्योंकि देखो ना यार, अभी आप अचानक आपको करण जौहर का गाना मिल गया, अचानक आप फिल्म फेयर में जा रहे हो, मैं मतलब ये कुछ ही अंतराल की बात है, राइट राइट गाना इतना हाइप हो रहा है, ये तो मैं ये चमत्कार ही मेरे लिए। राइट और इसके पीछे माँ बाप का आशीर्वाद, राइट लोगों का प्यार, और मैंने यहाँ तक कि आज तक भी मैं कर्म अच्छे करने की कोशिश करता हूँ। किसी का मतलब जो दुआएं मुझे बहुत मिली है, राइट बटोरी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन दुआएं मुझे बहुत मिली है, क्योंकि मैंने हमेशा अच्छा ही सोचा, अच्छा ही करना चाहा, किसी का दिल नहीं दुखाया। राइट राइट तो उसकी वजह से इतना बड़ा अचीवमेंट मिलना और शुरुआत होनी, राइट मेरी इंडस्ट्री में शुरुआत हुई है राइट एकदम ऐसा बड़ा गाना मेरे लिए तो ग्रेट। हाँ। सो जग्गू दादा का क्या इंसिडेंस हुआ? जग्गू दादा का अरे अरे बाबा, जग्गू दादा अरे ऑनेस्ट प्योर आदमी, हाँ, बीड़ू बाबा। हाँ। हाँ, मैं एक्चुअली में फिल्म फेयर में फिर गया, मैं फिल्म फेयर में जाने के बाद रेड कारपेट पे मैं चला, तो वहाँ पे फिर इंटरव्यू वगैरह सब हो रहे थे, तो मेरा भी इंटरव्यू क्या? ये शुरुआत की मुझसे सब पूछा गया, फिर बोला आप मैं बोला अरे फिल्म का गाना आपने गाया, हाँ, टाइटल तो मैं बोला बोले सुनाइए। अच्छा सुनाइए अभी उसमें। हाँ, तो गाना सुना, जैसे ही सुनाया मैंने, हाँ, तो वहाँ की जितने भी थे, जितने भी आर्टिस्ट लोग, कलाकार लोग, सब जो चलने वाले वो सब खड़े होके मुझे सुन रहे हैं। और जग्गू दादा की भी एंट्री हो गई, जय किशोर साहब की ओके एंट्री हो गई, और वो भी देख के फिर वो तो इतना जॉली आदमी है कि वो तो मेरे साथ में गाने ही लग गए। ओह मैं गा रहा था, हो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया क्या हुआ? ये ऐसा गाया, तो पूरे उसमें जो है ना रेड कारपेट पे वो एकदम शांत हो गया। ओह 100-200 कैमरे वाले जो खड़े रहते हैं ना, वो मीडिया वाले, या फिर मैं बोला थैंक यू, फिर वो एकदम अचानक वैसे हुआ, और फिर जैसे आगे बढ़ा तो फिर पकड़े, अरे सर आए जाइए मत, ओह फिर वो पकड़ के फिर पहले गाना सुन रहे, फिर इंटरव्यू ले रहे। हाँ, तो ऐसे ही तीसरे इंटरव्यू में जग्गू दादा अच्छा की एंट्री हो गई, और जब मैं गा रहा था तो वो साथ में गाने लग गए, फिर गाते 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 जखोरा के साइया मार सके ना कोई, ऐसे बोल के फिर मेरे पास आए, मैंने उनके पैर छुआ तो वो भी मेरे पैर छूने लगे। यार मैं बोला यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने, और बोला नाइस टू मीट यू ब्रो। सच में वो याद है मुझे, मेरी जिंदगी का आई थिंक जैकी दादा से पहली मुलाकात हो चुकी है, लेकिन दूसरी मुलाकात ऐसी होगी। राइट राइट पहले भी मैंने मिले थे तो मैंने गाना सुनाया था सामने से, राइट अब वो मेरे साथ में गा रहे हैं, तो मेरे लिए एक अलग हाँ। राइट तो बहुत खुशी हुई यार, क्या बताऊं। वो होता है, लाइक मुझे भी ऐसा लगता है कि सपोज आप जिस भी डोमेन में अच्छा कर रहे हैं और उनकी जो ड्रीम टॉप लेवल के लोग आपसे मिल रहे हैं और आपको कंट्रीब्यूटर अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो एक अलग सा पुश मिल जाता है हमें, या एक अलग सा अंदर की जो हैप्पीनेस होती है, ऐसा लगता है कि यार हमने कुछ अचीव कर लिया है, या हम लोग एक लेवल अप चले गए हैं, या व्हाटएवर, मतलब कि ये होता है। नहीं, हालांकि ये खुशियां हैं, छोटी छोटी खुशियां हैं। राइट अच्छी तो आदमी जितना करे, जितनी मेहनत करे, आया इंसान जीवन मिला है तो कुछ करने के लिए आए, राइट और अपने फील्ड में, अपने काम में आप धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ोतरी हो रही है, कर रहे हो आप, तो आपके लिए अच्छा ही है। अचीवमेंट हो ना हो, आपको अपना काम अच्छे से करना है, आगे की तरह अग्रेसिव होना है। तो यही हर इंसान की, हर कलाकार की इच्छा होनी चाहिए, सपने बड़े होने चाहिए। सपने बड़े होंगे तो ही आप आगे बढ़े। हाँ, थोड़ी आपकी जुनून और कोशिश थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी ना। राइट एग्री, बिकॉज़ क्योंकि क्या होता है
कि अगर लोगों को उसमें गोल या विजन नहीं रहेगा तो सम टाइम के लिए मोटिवेट तो रहेंगे, बट वो हंग्रीनेस होती है ना कि यार मुझे करना है, मुझे बड़ा करना है, बड़ा तोड़ना है, बड़ा फाड़ना है, मतलब वो वाली जुनून नहीं है। देखो कभी कभार आदमी की इच्छा होती है कि यार आज मैं ऐसा करता हूँ, वहाँ खाना खाने जाता हूँ। ओके, वो चाहता है या आज ताज होटल में मैं खाना खाने जाऊँगा। 2-3 दिन हो गए, मूड हो रहा है, मन हो रहा है, सोच रहा है, या बोले आज मैं ताज में जाता हूँ, तो वो जाएगा ना। आज वो सोचेगा कि यार मैं ऐसा करता हूँ यार, ये जो मॉल है ठाकुर मॉल, इसके पास में यार एक चाय वाला है, बहुत अच्छी चाय बनाता है यार, आज वहाँ चाय पीने जाता हूँ। वो सोचेगा तो वो चाय वाले के पास गया। आदमी को पहले सोचना पड़ता है, तो वो सोच रहा है तो वो कर रहा है, तो वो छोटा सोच के क्यों ना वो बड़ा सोचे। हर इंसान चाहता ही है ना, मुकेश अंबानी ये सब बड़े बड़े आगे की तरफ भी अग्रसित हुए ना, बड़ा ही करना चाह रहे थे ना। वो अपनी जगह से थोड़ा नीचे थोड़ी ना सोचा कि नहीं यार अभी मैंने पेट्रोल खोल दिया, अब चाय की दुकान खोलूंगा, फिर बाद में घर पे ऐसे करूँगा। नहीं, उन्होंने आगे 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 सोचा। तो हम सबको यही करना चाहिए, बड़े सपने सोचो, बड़े बड़े सपने देखो, उनको पूरा करने के लिए कोशिश करो। कोशिश तो करनी पड़ेगी, कोशिश के बगैर कामयाबी है नहीं। राइट। सो सर मुझे आप ये बताइए, जैसे आपने वेरियस टाइप से चीज़ें को देखी, आपके बहुत सारे गाने हिट भी हुए एंड बहुत सारे अप एंड डाउन्स भी आए, ओवरऑल आपने एक पूरे पैकेज ले चुका है इंडस्ट्री का जो होता है, ये डाउनफॉल, अपफॉल, अपग्रेड, सारी चीज़ें, राइट। बट सर बहुत सारे जो यूथ बोलो या बिगिनर आर्टिस्ट होते, सिंगर जो सिंगिंग करना चाहते हैं और उन्हें अपना करियर फिर बहुत बड़ा बनाना है, बट उन्हें वे नहीं पता कि लाइक वो कैसे कहाँ से शुरू करें, या वो बहुत डिस्टर्ब्स होते हैं, या उन्हें ना प्रॉपर रोड मैप नहीं पता है, तो वो लोग कैसे शुरू कर सकते हैं? देखो यार आज का मार्केट तो बहुत बड़ा हो गया है म्यूजिक का। जैसे इंस्टा हो गया, इंस्टाग्राम या यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, राइट, करो और डालो, अपने आप को खुद ही एक्सप्लोर करो। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अभी आपको ऐसा नहीं कि आपको कोई स्ट्रगल करने जाना पड़ेगा कहीं, आपको शंकर ऐसा लोई के पास जाना पड़ेगा, उनको सुनाना नहीं। आप कुछ बनाओ, ऐसा करो, दुआएं करते रहो कि भाई मेरा काम आगे सर। तो बड़े बड़े लोग भी सुनते हैं आजकल, इस सारे बड़े लोग इस मार्केट को देखते हैं, स्टाफ ये सब लोग जुड़े हुए भी अपना काम भी डालते हैं। तो आपका काम भी अगर अच्छा, नेक और साफ सुथरा और एक टैलेंट से भरपूर होगा तो कोई ना कोई देखेगा। और होता है, अपन ने देखा है, कई बार देखा है, अच्छे टैलेंट यहाँ से भी निकले, स्टार से लोगों ने देखा, उनको फिर बड़ा चांस दिया और वो काम हुआ। तो ये करना ही चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज मुझे भी क्यों लगता है, क्योंकि आज का दौर है सोशल मीडिया, यहाँ पे आपको किसी चीज़ के लिए कुछ पे नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको टाइम देना है, एफर्ट्स देना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, और व्हाटएवर जो भी आपका पैशन है, नॉट लाइक कि म्यूजिक, उसके अलावा जो आपको करना है, तो आप कंसिस्टेंसी करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। बट सर फिर भी जैसे आप इंडस्ट्री में बहुत इनर लोगों को भी जानते हैं और स्ट्रगलर्स को भी जानते हैं, आपने दोनों की लाइफ देखी है, राइट। अब क्या होता है, अब सपोज अगर हमने ऐसा किसी को बॉलीवुड का नाम ले लिया या किसी को एक्टर का नाम ले लिया या सिंगर का नाम ले लिया, तो लोगों के मन में इमेज क्या आती है कि बहुत लग्जरी गाड़ी में घूमता है, बहुत लग्जरी बंगलों में रहता है, राइट, या बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल जीता है। और वो भी जीते हैं सारे जो एक नॉन एंड अच्छा आर्टिस्ट है, मे बी वो लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है, या मे बी लगता है कि उन्हें की चीज़ें से ही काम चलता है हमारा, राइट, मतलब दिखाना होता है या जो भी है, राइट। सो डू यू थिंक कि जब ऐसा सिंगिंग लाइन में मैं आपको बताऊँ कि देखो एज अ एक्टर तो उनको अपना फेस को बहुत मेंटेन रखना होता है, या अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी बॉडी को बहुत मेंटेन रखना होता है, बट एज अ सिंगर उन्हें अपनी वॉइस पे बहुत ज़्यादा काम करना होता है। तो आपको क्या लगता है कि लाइक एक सिंगिंग इंडस्ट्री में या म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों का फेस बिकता है या उनका टैलेंट बिकता है? क्योंकि आजकल स्टार किड्स भी बहुत हो चुके हैं, उनको मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट ऐसे बहुत सारे स्टार थे जिन पे वो टैलेंट नहीं है
कि जो होना चाहिए, बट फिर भी उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मे बी नेटवर्किंग की वजह से हो सकता है, या मे बी ये हो सकता है कि उनको ऐसा लगता, मतलब उनके जो लाइक पेरेंट्स है उन्हें सपोर्ट करते हो या मोटिवेट करते हो, जिस भी रीजन से। तो आपको क्या लगता है कि आज के दौर में फेस बिकता है या टैलेंट बिकता देखो डिपार्टमेंट तो दोनों अलग अलग है। है? फेस वैल्यू का मामला अलग है, टैलेंट का मामला अलग राइट। है। और ये दोनों अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। राइट। अब बट ये जैसे बहुत कम होता है। हाँ ये बहुत कम होता है। तो क्या है कि अब राघव वाली जैसे मैंने आपको बात की, हाँ। अब इतना बड़ा गाना गाया, मुझे खुशी है मुझे कि यार मैंने इस फिल्म का गाया। अब राघव को पता ही नहीं कि गाया किसने। जब मिला उसको बताया तो पता चला अरे आपने गाया। वो भी हैरान हुआ कि यार गाना अच्छा था, तभी वो मुझसे गले मिला, उसने अप्रिशिएट किया मुझे। तो ये बात है कि अगर वो मुझे जानता तो फोन करके या बुलाता या मैं जाता, पहले ही मिल चुके होते हैं। राइट। हम लोग अवार्ड फंक्शन में मिलके एक दूसरे को वो बात शेयर कर रहे हैं। या समझो फेस वैल्यू आज के टाइम में बहुत मायने रखता है। और उस पर आप अच्छे टैलेंटेड हो तो आप फिर सोनू निगम हो। क्या बात है, वो तो है। बिकॉज फेस वैल्यू होना चाहिए, एंड फेस वैल्यू के साथ साथ टैलेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपके पास टैलेंट है और आप कंसिस्टेंटली उसको अप्लाई कर रहे हो राइट वे में, राइट डायरेक्शन में, तो वो डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा आउटपुट देगा। सोनू निगम जी का नाम आया है अभी मेरे जुबान पे, तो सोनू जी से भी अभी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई मेरी। ओके। उनके साथ मुझे एक गाना गाना था। मेरा एक दोस्त है मेरे डायरेक्टर, उसने पूरा गाना सोनू जी का था। तो 4 लाइनें कुछ वो हाई पिच की ऐसा कुछ था। तो उसने बोला मनु भाई आपको ये 4 लाइन गानी है। और सोनू जी गा रहे हैं। मैं बोला यार पहले तो डरा, फिर मैं बोला हाँ नहीं गालूंगा। फिर सोनू जी के साथ गाने का मौका होता, तो फिर वो हुआ क्या कि हम लोग स्टूडियो में मिले तो फिर मैंने उनके पैर छुए। पैर छू के फिर अलग से बात हुई हमारी। क्या उनको पता नहीं, हम लोग मिले तो क्या है, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। तो मैं बोला सर सिंगर हूँ मैं, ऐसा ऐसा है। घबरा रहा था मैं, थोड़ा बहुत बड़ी हस्ती है यार। तो मैंने उनको बोला सर सिंगर हूँ, मैं थोड़ा सूफी स्टाइल वगैरह ये सब गाना। अरे वाह अच्छा अच्छा, तो मैं गाना सुनो वैसे बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा फास्ट, कभी फास्ट बोलते हैं। तो अरे वाह क्या बात है, गाना सुनो। तो फिर मैं लंबी सांस लिया और फिर मैंने सुनाया। कुछ फूक टाइप का था। 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। सोनू जी सुन रहे, मुझे मतलब इतना प्यार किया उन्होंने। ऐसे पहले तो गले लगा के पकड़ के, थोड़ा घबराहट हो रही थी तो पकड़ लिया उन्होंने मुझे, और फिर बोले मैं भगवान को ऐसे याद किया। मैं बोला बात तो हो नहीं रही, मैं गाना कैसे सुनाऊं, भगवान कुछ कर। तो फिर मैं याद करके फिर मैंने शुरू किया। सोनू जी मुझे ऐसे बोले यार बात तो कर नहीं पा रहा था ये ढंग से, ऐसे कैसे कर रहा भाई। वो मेरे पास वीडियो है। तो इतना प्यार किया मुझे, ऐसे प्यार किया, मतलब बड़े भाई की तरह। तो मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आ गई, बोला यार काश मुझे भगवान एक भाई देता सोनू जी जैसा। सोनू जी तो उससे मिलके मैंने वो भाई की कमी भी पूरी कर ली। इतना प्यार किया उन्होंने। फिर वो घोड़ा भी सुनाया मैंने उनको, तो फिर खुश हो गए। फिर बहुत सारी बातें हुई। ये किस्सा था। ग्रेट। फिर सोनू जी से आज कभी कभार मैं मैसेज में भी बात करता हूँ तो खुश होते हैं। मैं गाना भी भेजा मैंने बोला सर आपको ये सोनू भैया बोलता हूँ मैं बोला सोनू भैया आपको एडिट किया। तो उन्होंने देखा वो गाना और फिर
मुझे रिप्लाई किया। तो मतलब ये अच्छे कलाकार हैं, अच्छे नहीं बहुत महान कलाकार हैं। तो कुछ अच्छाई कहीं दिखती है ना, वहाँ उनको वो अपने पास रखते हैं, संजो के रखते हैं। ऐसा नहीं है हम बड़े हो जाएंगे कहीं, मान लो अगर मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया तो मुझे कहीं अच्छा आर्टिस्ट या अच्छी चीज दिखी तो मैं उसको सबमिट करूंगा, ना कि मैं इग्नोर करूंगा। तो ये लोग भी हैं, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, वो इनको समेट के रखते हैं, कभी इनको वैसे नहीं करते, इग्नोर नहीं करते या उनको हटाते नहीं। अच्छे लोग कहीं मिलेंगे तो उनको याद करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, या जो भी है उनको भूलेंगे नहीं। उसमें से मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे जब भी 2-3 बार बात हुई मेरी, तो मुझे आशीर्वाद ही मिला है उनसे। इतने बड़े आदमी हैं, क्या बोले, सारी दुनिया जानती है, इंसान भी इतने अच्छे हैं। सोनू जी तब कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई प्रोजेक्ट आपको भेजा और आपने बोला कि हाँ नहीं, अभी तो इतना कुछ हुआ नहीं, बस वो पहला ही प्रोजेक्ट था, तो वो भी हुआ नहीं है। ओके वो भी किसी कारणवश हुआ नहीं, अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। चलो बहुत उस दिन हाँ वो पॉज हो गया। क्या पता मेरे मिलने के लिए भगवान ने वो इंसिडेंट्स बनाया हो कि आप तुझे सोनू निगम से मिलने जाना है। ये यहाँ पे है। तो एक्चुअली उस दिन उनका बर्थडे था, ये अभी रिसेंटली सोनू जी का बर्थडे गया अभी रिसेंटली, उस दिन बर्थडे था और उनको बार बार कॉल्स आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि गाना अपन यानी किसी कारणवश स्थगित कर दिया। उन्होंने बोला हाँ उसको करते जल्दी करते, तो गाना अभी तक हुआ नहीं। वो होगा तो देखो मालिक हिस्से में रखा होगा तो। लेकिन वो जो मिलना था ना, वो गाने से भी बहुत बड़ा था मेरे लिए, है ना। तो ऐसा है कि मुझे उनका भी आशीर्वाद मिला। सो सर जैसे आपने कहा अभी कि सूफी में नाम लगा, अब म्यूजिक में ना बहुत सारे ट्रेंड होते हैं। आपने जैसे देखा है लाइक सूफी पैटर्न होता है, कमर्शियल म्यूजिक्स होते हैं, जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने सूफी पे मेजरली फोकस क्यों किया, मतलब आपने मेजरली उसी देखा, क्या उससे क्या माइंडसेट आपका बिल्ड हुआ है, किस तरीके से हेल्प किया आपको? एक्चुअली में हुआ क्या कि मुझे पता चला, मुझे लगा ऐसा, मैंने लोगों को सुना वैसा गाने वाले को, तो मैंने कोशिश की 2-4 बार, तो मुझे लगा हाँ यार मैं कर सकता हूँ। तो नया नया आया था इस प्रोफेशन में, तो मैं सब गाता था, रफ़ी साहब, किशोर दा, सुरेश वाडेकर जी, क्या क्या बताऊँ, लता जी के भी गाने गाता था। चिट्ठियाँ नी दर्द फिराक वाली है, ये लता जी का गाना है, तो ये भी गाता था, तो लोग जाओ से सुनते थे। तो बाद में पता चला कि यार मैं ये भी गा सकता हूँ। एक्सपेरिमेंट आदमी करता ही है। तो कोशिश किया तो वो लगा, तो लोग भी सराहने लगे, तो धीरे धीरे ये भी करने लगे। अब लोग ज्यादातर मुझे उसी स्टाइल में, चाहे रिकॉर्डिंग हो चाहे शो हो, वो यार उसको मोनू भाई को आप सूफी के लिए बुलाओ यार। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। लगे हुए समझ रहे आप, इतना कोई नहीं, लेकिन वो ऐसा फील होता है, तो बस काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, जीरो है यार। ऐसा ही बात है साहब, जो सच है सच है, बस काम कर रहे हैं। राइट, ग्रेट सर। बट सर आप मुझे ये बताइए कि आपने इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोगों से मिलना और सबको समझना सीखना, बहुत सारी चीज़ें सीखा आपने। जी राइट जी। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि आर्टिस्ट और सिंगिंग, राइट, जिसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें होती हैं। टेल मी कि एक जिसको बहुत बेस्ट सिंगर बनना है उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए, मतलब कि देखिए एक एज अ आर्टिस्ट उसे ये पता है कि हर दिन मेरे सेम नहीं जाते, उस दिन डाउन जाते, उस दिन अप जाते, किसी दिन काम मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता है। बट उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है, या उसका सही माइंडसेट, राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए जिस वजह से वो हमेशा टिके रहे इस इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे लोग शॉर्टकट के चक्कर में कुछ ऐसे भी काम कर लेते हैं जो उन्हें बाद में रिग्रेट होता है। ये एक्चुअली में क्या है शुभम जी, ये तपस्या है, ये हर कोई नहीं कर पाता है। तो जिसने कर ली
उसका अच्छा होता ही है। पूरा जीवन देना पड़ता है। आई थिंक मुझे लगता है आप बॉलीवुड में कुछ करना चाह रहे हो या म्यूजिक में कुछ करना चाह रहे हो तो देना पड़ेगा, जीवन देना पड़ेगा। आप बोलते हो कि मुझे कल मिल जाए, आपको परसों मिल जाए, नरसों मिल जाए, महीने भर बाद में मिल जाए, आप स्टार बन जाओ, ऐसा नहीं। आप समझ रहे हो? जीवन देना पड़ेगा। किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल गई और कोई उम्र भर सफर में रहा, ये शायरी आपने सुनी होगी। तो ऐसा है कि यार, और ऐसा नहीं कि आपको जल्दी मिला नहीं, उसका भी कोई कारण है। आप मन जी रहे हो ना, हीरे को बनाने में बहुत समय लगता है। पहले पत्थर ही होता है, घसाई बहुत होती है उसकी, फिर वो मूर्ति भी बनाते तो खाली मिट्टी होती है, फिर मिट्टी से वो रूप लेती है, कोई लक्ष्मी जी, कोई विष्णु भगवान, कोई बजरंगबली, कोई गणेश जी। तो आपको धीरे धीरे बारीकियों में जाने के लिए वो आपके लिए समय तो लगेगा, और अगर आपको कुछ और अच्छा करना है तो समय देना पड़ेगा, जीवन देना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं कि आप अमीर आदमी ही बनो, या वो फकीरी का काम है, आपको उसमें डूबना पड़ेगा। एक शायरी है, खुसरो दरिया प्रेम का, जो उतरा सो डूब गया। खुसरो दरिया प्रेम का, जो उतरा सो डूब गया, और जो डूबा सो पार। समझे आप? ये कहानी है कि आपको उसमें डूबना पड़ेगा, तो ही आपको आपकी जो एग्जैक्ट जो आपने होता है माइंडसेट होता है, ये मंजिल है। आज मैं सोचता हूँ, मैं मेरी बात करता हूँ, मुझे वर्ल्ड वाइड एज ए सिंगर वर्ल्ड वाइड मुझे नाम करना है, तो मुझे उसके लिए बहुत भूख देने पड़ेगी, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, रियाज भी करना पड़ता है। कई बार आदमी जिम्मेदारी की वजह से, या इस दुनिया के चाल चलन की वजह से, या जीने के लिए बहुत कुछ करने के चक्कर में वो आपकी तपस्या और ये आपका रियाज बहुत बार छूट जाता है। लेकिन वो जो आपने ठान के रखी वो नहीं छूटता है, वो नहीं छूटना चाहिए। क्या आपने ठानी हुई, आप ठीक है ऐसा हो गया वैसा, फिर वापस आ जाओ, फिर लगाओ, फिर तपस्या करने लगे, फिर सारे गाँव बदलने से, फिर तो आप छोड़ो मत। उतार चढ़ाव तो आएंगे जीवन में, और आपने अगर नहीं छोड़ा तो आप धीरे धीरे फिर आपका 10 साल का किया हुआ काम एक जगह कहीं बैठ के सुना दोगे ना, तो फिर विस्फोट ही होगा, बॉम्ब फूटेगा। ऐसा कहानी ये है। सो सर, आप मुझे ये बताइए, एज अ आर्टिस्ट आपने इतनी सारी सिंगिंग की चीज़ें दी है, ऐसे सारे गाने दिए हैं, समटाइम ऐसा भी मोमेंट हुआ कि आपका गाना रिलीज हो गया, आपको पता भी नहीं है, और समटाइम ऐसा भी होता है कि गाना रिलीज हो गया, किसी मूवी में भी आ गया, बट उन्होंने क्रेडिट भी नहीं दिया है। कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस किया आपने? ऐसा तो बहुत बार किया सर, जब नए नए देता था। फिर भी एक इंसिडेंस कोई, लाइक नाम मत बताइए, बट एक इंसिडेंस। नहीं थे कोई म्यूजिक डायरेक्टर, और काफी गाने गाए थे उन्होंने, काफी नाम, गाना रिलीज होता था, हो जाता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं, और नाम ही नहीं उसमें मेरा। मैं बताया भी था, बहुत सारे संस्कृत के श्लोक भी गाया, भजन भी गाए मैंने, और कुछ ऐसे गाने भी गाए, तो पता ही नहीं वो हो गया, किधर कहा होगा, अचानक सुनने को मिला, देखता हूँ तो नाम नहीं। मेरे एक दोस्त है, उसने भी एक बार मेरे साथ ऐसा किया। अच्छा, दोस्त? फिर उससे बात हुई, बोला क्या भाई तूने नाम नहीं दिया, तो फिर एक्सक्यूज देने लग गया। मैं बोला चल तू खुश है, नाम देने वाला, नाम लेने वाला वो है, जब वही सब कुछ करता है तो तुम लोग से क्या मांगो। तो वो फिर सोचना बंद कर दिया, फिर अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। अच्छे लोग ऐसा नहीं करते, प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनल बात करते हैं, प्रोफेशनल काम करते हैं, सिस्टमेटिक काम करते हैं, वहाँ आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पैसे से लेके, नाम से लेके, क्रेडिट से लेके, हर चीज़ सिस्टमेटिक मिलेगी। आओ आप काम करो, अगर आपका काम आ रहा है मार्केट में तो आपको बाकायदा आपके उस के हिसाब से पैसे भी मिलेंगे, आपको नाम भी दिया जाएगा, आपको क्रेडिट सब ऐसा। टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपर क्लियर होता है। बट सर, आपका जैसे जिस टाइम में नाम नहीं आता था, उस टाइम में आप कैसा फील होता था? मतलब लाइक होता है ना, क्योंकि आपने तो मेहनत पूरा 100% दिया उस चीज के लिए। कभी
शुभम जी, कभी कभी आप किसी गाने के प्रति या किसी काम के प्रति ज्यादा मेहनत करते हो और उसमें आपका नाम नहीं, और कभी कभी आप ऐसे गए और गा के दिल से गा के आ गए, वो फटक से आ जाता है वो। और जिसमें ज्यादा मेहनत की वो ना तो वो काम ना तो आ रहा है, और अगर आ गया है तो उसमें नाम नहीं है आपका, तो बहुत होता है, आप हैरान हो जाते हैं क्या हुआ? भोग में बताया आपको, वही बात, भोग बहुत देना पड़ता है। आज जितने भी बड़ी हस्तियां हैं, जितने भी बड़े लोग, जितने भी सिंगर से लेके एक्टर से, बहुत जो बड़ी हस्ती है, शाहरुख साहब है, सोनू निगम जी अपने इधर बहुत सारे लोग हैं, नवाज भाई को भी ले लो, कहाँ से कहाँ आए, कहाँ, और ऐसे बहुत सारे अपने साउथ के रजनीकांत जी बस के कंडक्टर थे, तो वो वहां से वहां तक की जर्नी में क्या क्या नहीं झेला हो गया, तो हमें उनसे सीखना है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमने तो शुरुआत हुई है हमारी, सच बात कहूँ तो हमें बहुत कुछ, तो उसके लिए हम मजबूत हैं, कभी घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमें करना है। अगर आपको ठाना हो, आपने को करना है, तो आप झेलने की ताकत रखो, क्योंकि वो आपके साथ होगा ही, ऐसे आपको लाके नहीं दे देंगे ये भैया ले लो, नहीं, बहुत करना। क्योंकि मुझे भी लगता है, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, एक काम करने के लिए अगर आप 8 घंटे दे रहे हो, दैट मीन्स कि आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज कर रहे हो। रेगुलर एक्टिविटीज तो जैसे बंदा है जो अपने जॉब को करता है, घर आता है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है, बट उसी में आपने अपनी मेहनत को 12 घंटे कर दिया, तो वहां पे आप अपनी लग्जरी नीड को पूरा कर सकते हो। लग्जरी नीड इन टर्म्स ऑफ क्या, पैसा, ठीक पैसा भी होगा, एक अच्छी गाड़ी भी होगी, एक बेसिक बंगला भी, और घर परिवार में जो भी बेसिक नीड्स है, लग्जरी नीड्स है, वो सारी पूरी हो सकती है। बट जिस दिन आपने 16 घंटे दे दिए, उस दिन आप इंडस्ट्री में राज करेंगे, लाइक शाहरुख सर, लाइक आप किसी भी बड़े सेलिब्रिटी या बड़े आर्टिस्ट या बड़े बिजनेसमैन को देखिए, वो कभी घंटों के हिसाब से काम नहीं करते, या वो कभी ये नहीं सोचते कि आज वीक डेज है, ये वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि लाइक आज मेरा मूड ऑफ है या आज मैं कम एफर्ट डालूंगा। वो हर दिन रिचार्ज होते हैं, हर दिन उठते हैं, और हर दिन उसी मेहनत, उसी एफर्ट से साथ में जाते हैं। सो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है एज अ आर्टिस्ट, कि ये उसको आना ही चाहिए। देखो, जिसका घर का धंधा है, तो मुझे उसे सुबह से लेकर शाम तक वो धंधे के ऊपर हम कभी कभी रिकॉर्डिंग में जाना पड़ता है, वो 2-3 घंटे का काम होता है, लेकिन हम लगे हुए सुबह से उठने के बाद, तो हम घर पे बैठ के भी वही कर रहे हैं, तो उसमें जरूरी नहीं कि वहाँ आपको, लेकिन समय देना पड़ता है। आप अपने काम को जितना ज्यादा समय दोगे, तो मतलब वो आपका अच्छा ही होगा, ये बात सच है। बट सर मुझे बताइए, एज अ म्यूजिक लाइन में, जैसे मैं नाउअडेज बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ, जैसे लेट सपोज 90s में, जैसे आपने बताया सूफी का बहुत ट्रेंड था, वहाँ पे लाइक ट्रेडिशनल सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे से चलते थे। 20s में अपग्रेड हुआ इंडस्ट्री, 20s में काफ़ी लाइक डीजे टाइप्स की चीज़ें आई, 90s में लव सॉन्ग बहुत चलते थे, लव सॉन्ग चलते थे, तू मेरी जिंदगी है, शानदार, वो वहाँ के सब बादशाह लोग हैं, राइट। तो वो दौर भी बदला, फिर वो वैसा है, फिर अरिजीत भाई आ गए, फिर वापस मेलोडी आ गई, मेलोडी। सो सर जैसे आपने देखा है 90s का दौर था लव रोमांटिक्स का, 20s में 2000s में आपने देखा होगा कुछ बेसिक डीजेस आए, कॉम्बिनेशन आया, फिर अरिजीत जी के आए, फिर बाद में हनी सिंह जी का ट्रेंड आया जिसमें रैप्स आए, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए। बट नाउ डेज अभी एआई का ट्रेंड है, और एआई में तो लाइक आपने कुछ बेसिक सा डाला और उसमें बोला कि मुझे फीमेल वर्जन में ऐसा चाहिए या मेल वर्जन में ऐसा चाहिए, वो सब कुछ बना के देता है। बट डू यू थिंक लाइक, आपको क्या लगता है कि ये एआई एज अ सिंगर का रोल फिनिश कर देगा,
या सिंगर को लाइक एक नेक्स्ट लेवल अप लेके जाएगा, या प्रोड्यूसर का रोल खत्म कर देगा? क्या लगता है आपको कि किस तरीके से ये काम करेगा, किस तरीके से इसका एडवांटेज मिलेगा, डिसएडवांटेज है आपकी फील्ड में? यार पहली बात तो यार म्यूजिक में एआई की क्या जरूरत है यार। राइट, वो तो है। टैलेंट इतना भरा पड़ा है यार, लोग इतना अच्छे 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 कंपोजर हैं, म्यूजिक बनाने वाले, लाइव बजाने वाले, ये कहाँ जाएंगे यार? एआई में फटाक से आप बना लेते हो, ये कर लेते हो, तो ये तो गड़बड़ी है एक तरह से देखा जाए तो। वो जो है फिल्मों के लिए उसमें ठीक है, उसमें आप, लेकिन एआई देखा जाए हर तरह से तो थोड़ा गड़बड़ है, मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जब करने वाले बैठे हो, आपका घर चलता है काम काज करके, तो ये एआई 100 आदमी का 10 आदमी का काम अकेले कर लेगा, तो वो जो काम करने वाले वो कहाँ जाएंगे? समझ लो, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। कहीं कहीं होगा एआई का, आज मार्केट बढ़ चुका है, आज डिजिटल पूरा हो गया सब, तो कहीं कहीं उसका बेनिफिट भी होगा। लेकिन जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे है ना, शॉर्ट का लफड़ा है ना, तो वो गड़बड़ है। पॉपुलेशन और बढ़ती है, उनको काम मिलना चाहिए ना यार। एआई के चक्कर में तो लफड़ा ही हो जाएगा। सो मुझे ये लगता है कि एआई होना जरूरी है, बट सम पॉइंट पे, नॉट लाइक कि देखो एज अ टेक्नोलॉजी हम लोग देखिए कुछ टूल को यूज करना है किसी चीज में, तो आपका टाइम सेव करेगा, एफर्ट्स को बचाएगा और चीजों को आगे लेके जाएगा। बट जहाँ पे ह्यूमन चीजों का ही रोल है, जहाँ पे ह्यूमन आर्ट की वैल्यू है, आर्ट का रिस्पेक्ट है, तो वहाँ पे आर्ट ही काम आएगा, नॉट लाइक कि एआई काम करेगा बट वो आपका टाइम सेव करने में या टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करने में, बट उससे ज्यादा वो आपको एज अ आर्टिस्ट हेल्प नहीं करता। और एआई का देखा मैंने भी, मेरे दोस्त लोगों ने काफी, तो बोला फील नहीं आता। जो आज मैं गाऊंगा, कोई भी गाना उठा लेता हूँ, कोई भी गाना गा लेता हूँ, कोई गाना बताइए आप। रिसेंट में ये लीजिए, तो क्या है, वो जो प्रॉपर जो सिंगर जो गाएगा ना, उसको जो फील के साथ, फील वाला मांगो है, जन्म 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 साथ चलना है, कसम तुम्हें कसम आके मिलना है, एक जान। तो आप समझ लो ना जी, जो फील जो आप प्रॉपर जो सिंगर दे पाएगा, जो जीता जागता है, एआई वाला नहीं, उसको और फील से जो हरकतें मैंने देखा, हरकतें मुर्गी है, वो अपनी तरफ से चलती हैं, वो चीज़ नहीं होती। तो ऐसा है कि आप जब सिंगर से गवाओगे ना, तो वो अपनी बहुत सारी बातें कहेगा, हरकतें मुर्गियाँ होती हैं कोई भी गाने में, जैसे तो वो ये एआई नहीं कह पाएगा। तो ये एआई, हाँ, उसको गड़बड़ हो जाएगा फिर वो, ये देखा है मैंने। तो एआई का कुछ लिमिट होता है, हाँ, और कुछ शब्दों को भी वो इंग्लिश टोन में बोल देते हैं। तो कलाकार से गवाओ, आपसे सबसे निवेदन है, जो बेचारे सिंगर जो हमारी तरह है, जो भी है अच्छे टैलेंट है, सिंगरों से गवाओ, एआई ज्यादा यूज मत करो। सो सर, जैसे आपने मुझे इतने सारे गाने अभी 2 मिनट में बता चुके हैं, हर सॉन्ग में अलग थीम है, अलग रिदम है, राइट? सो एक बेसिक क्वेश्चन है, बट बहुत वैल्यूएबल और बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें सिंगिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है। टेल मी ऐसे 3 थिंग्स कि उन्हें ऐसी 3 हैबिट कौन से फॉलो करने, ऐसी 3 हैबिट कौन सी फॉलो करनी है जिसके वजह से वो अपने वॉइस को इम्प्रूव कर पाए, या अपने आर्ट को और मास्टर कर पाए, या अपनी मतलब एक बेसिक सिंगर का डेली रूटीन के हिसाब से क्या कर सकता है। ऐसी 3 हैबिट बताइए जिससे आप अपने आप को और बेहतर बना पाए या बहुत बेहतर आर्टिस्ट बन पाए। 3 का पूछ रहे हैं, बातें तो बहुत सारी हैं, उनमें 3 में ही 3 बातों से कोई जीवन बदला नहीं जाता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है और सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है।
सबसे पहले तो हर चीज में, हर उठने के बाद में बहुत सारी कहानी शुरू हो जाए। राइट। लेकिन कुछ बातें हैं कि जैसे आप उठो, व्यायाम करो, राइट। थोड़ा योगा कर लिया, ये कर लिया, ये नियमित रखो। फिर आप सिंगर हो तो सुर साधना कर ली, रियाज कर लिया, राइट। है ना। फिर अपना खान पान पे भी थोड़ा, राइट। है ना, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। और वॉइस के लिए क्या करना चाहिए सर? वॉइस एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए? वॉइस के लिए तो आपको सुर साधना जो होती है ना, राइट। राइट। जैसे तानपुरा पे आप करोगे ना, तानपुरा होता है म्यूजिक में, तानपुरा, उसमें आप मेरे मोबाइल में सुना के बताओ। है? चलेगा चलेगा। नहीं मैं सुना देता हूँ। यार एक प्रैक्टिकली कर चलेगा सकते प्रैक्टिकली। तो जैसे मेरे मोबाइल में अभी ये है 24 घंटे लगा रहता है। हाँ, वो उसको ऊपर ही रखा हूँ मैं, और चालू रहता है। जब कहीं ऐसे डिस्कस होती है तो वो 2 मिनट के लिए बंद करके, नहीं तो मैं उसमें ही रहता हूँ। तो ये जैसे ये आवाज, ये काली बुआ है, तो ये होता है सा सा। आप जितना धीरे धीरे लंबा कर सको, ये वोकल के लिए या स्टेमिना, लंबी सांस, प्राणायाम है, और ये सुर साधन, इससे क्या आपकी आवाज साफ होती है। ग्रेट। कुछ कहना में शब्द क्लियर आते हैं, बहुत सारे शब्द हैं, फिर वोकल साफ होता है। सुर साधन से गला आपका उस सुर में रहता है। फिर रियाज होता है, सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, ये हो गया। फिर उसमें आकार में होता है, तो ये सब सारी चीजें ये चीजें बहुत सारे उसमें होता है। रियाज में बहुत सारी चीजें होती है, टुकड़े पलटे, ये सब। तो ये करने से क्या है, आपका गला जो है, जैसे जिम वाले भाई साहब जिम करते हैं ना, राइट। तो उनको प्रॉपर पहले व्यायाम करना पड़ता है। व्यायाम करके फिर वो आज ये करेंगे, आज लेग्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये गले की एक्सरसाइज है। ये आपको करने से क्या है, आपका गला जन्मों जन्म तक, क्या बोलूं मैं अभी, मतलब जब तक आप राइट इस शरीर में शक्ति है, जब तक आप गाना बजाना करना चाहते हो, जब तक, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये तो हमने बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बात कर ली, राइट। बट एज अ आर्टिस्ट या एज अ सिंगर, जब हम लाइव शो करते हैं या लाइव परफॉर्मेंस देते हैं, सो उनका माइंडसेट उस टाइम में क्या होता है? लाइक किस तरीके का फियर होता है ऐसे स्टेज में जाने के पहले, या किस तरीके से उनका प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, या कैसे उन लोग अपनी चीज़ों को रिक्वायर करते हैं, मतलब किस चीज़ों को फॉलो करते हैं? देखो, अगर अचानक आ गया आपका शो, या तो फिर आपको पेशेंस के साथ में, और वो तो हर काम को पेशेंस के साथ में ही किया जाता है। तो क्या बैंड आपका जा रहा है, अगर म्यूजिक का करने, तो बैंड के साथ में रिहर्सल होती है, जैमिंग होता है, गाने कौन कौन से गाने वाले आप वो तैयार करने पड़ते हैं, फिर उसको सजाना पड़ता है। कोई गाना है, स्टार्ट कैसे होगा, एंड कैसे होगा, बीच में क्या करेंगे, पब्लिक के साथ क्या करना है, समझ लो। इस लाइव का फंडा है, पब्लिक से भी गवाना है। कुछ सरगम गाने हैं, ये सरगम वाले गाने हैं, किसी को कॉर्ड्स में गाना है, अनप्लग गाना है, किसी को फास्ट में गाना है। तो ये सारी तैयारी जैमिंग में, रिहर्सल में हमको सेट करनी पड़ती है। फॉर्मेट पूरा एकदम कट टू कट ऐसे बनाना पड़ता है। अब बाद में क्या है, कभी कभार फॉर्मेट के अलावा भी हमको दूसरा काम करना पड़ जाता है, क्योंकि ऑडियंस के हिसाब से चलना पड़ता है। कोई गाना यहाँ नहीं लेके यहाँ लेना पड़ जाता है, कोई गाना है ही नहीं तो भी वो लेना पड़ जाता है। तो उसके लिए आपको बहुत सारा प्रिपरेशन दिमाग में रखना पड़ता है। वो 2 घंटे का तो है ही है, उसके अलावा भी आपको 4 घंटे का माल आपके दिमाग में रखना पड़ता है, ऑन द स्पॉट क्या करना है।
तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको प्लानिंग करनी। लाइफ का मामला थोड़ा अलग होता है। राइट हाँ, लाइफ के लिए आपको बहुत ऐसे बॉम्ब की तरह रहना, राइट बंदूक भर के चलना पड़ता है, खाली बंदूक नहीं चलती है। और कहीं एक दो गाना गाने के लिए लाइव जाना है एज ए गेस्ट, जाता ही नहीं, तो वहाँ सेट होता है, वो उसके हिसाब से ही बुलाता है, मोनू भाई दो सूफी गाने थोड़ा वैसा सुना देना। अब जो पूरा शो है तो इसके हिसाब से तो आपको फिर बंदूकें भर के एकदम और दिमाग सेट करके कि जाके फिर आप लड़ोगे क्या, जंग में जा, वो जंग भी एक तरह की, क्योंकि स्टेज पे जाना एक तरह का जंग है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे कब किस वक्त क्या फरमाइश आ जाएगा और है नहीं, और राइट आप पूरा प्रॉपर और सब लोग साथ में बजाने वाले मजबूत चाहिए, है ना, तब वो आप जीत के आते हो। नहीं तो कई बार होता है बहुत सारे शोज फ्लॉप भी हो जाते हैं, राइट है ना, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से आज तक बनी रहे मेरा आज तक कभी, क्योंकि वो ईश्वर ने दिया है दिमाग में। और एक्चुअल में क्या कारण यह है कि मैं बड़े बड़े बुजुर्गों को, जो सीनियर जो महान लोग हैं, ग्रेट लोग, उनको सुनता रहता हूँ, वो क्या करते हैं, वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उनको फॉलो करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उन्हीं लोगों को सुनने के ये फायदे भी, खाली सुनने से नहीं, सुन के ऑब्जर्वेशन, तो फिर वो चीज़ें क्या आप अपने काम में भी वो सीखते तो हो, गाना बजाना सीखते हो, तो ये सारी चीज़ें भी आप सीखते हो, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे क्या उठना बैठना, कितना गा रहे हो, कैसे ऑडियंस के साथ क्या कर रहे हो, वो सब देखो आदमी कोई ऊपर से या माँ के पेट से सीख के नहीं आता, यही सीखना होता है। आप कभी बच्चे से भी सीखते हो, कभी बुजुर्ग से भी सीखते हो, कभी कभी हम उम्र के दोस्तों से भी सीख जाते हो। तो सीखना आप चालू रखो, कि जीवन सीखने का नाम ही है, जिसने सीखना बंद किया वो स्टॉप हो जाएगा। लता जी के लिए क्या बोलेंगे, लता जी का एक इंटरव्यू जब लास्ट टाइम था, तो लता जी ने बोला कि मैं आज तक सीख रही हूँ। अब देवी माँ जब ऐसा बोलते हैं तो शुरुआत ही नहीं हुई बात। हाँ, तो हमको वैसा वहम में नहीं रहना चाहिए कि मैं कर लूँगा, नहीं, मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करूँगा, इसमें कोशिश ही होती है, इसमें करना नहीं होता। हाँ हाँ हो जाए, मैं करूँगा, नहीं, मैं कोशिश करूँगा। म्यूजिक और वो वैसी चीज़, वो फकीरों का काम है। आपने देखा होगा, हम जब बड़े बड़े शोज करने जाते हैं तो वहाँ करोड़पति, अरबपति ऐसे बैठे रहते हैं, और हम एक कलाकार, टैलेंटेड लोग जो भी है, गाना बजाना गाते हैं और वो सुनते हैं, क्यों उनके पास वो चीज़ नहीं। मैं कहीं सुना था कि एक जब इंसान कलाकार पैदा होता है तो वो उत्तम बात है, समझ रहे हो, और एक आर्टिस्ट, एक्टर वगैरह ये सब पैदा होता है तो सर्वोत्तम, अति उत्तम बात है, हाँ, एक्टर वगैरह सब हो गए, ये कोई पैदा होता है तो अति उत्तम। और एक जब म्यूजिक सिंगर, म्यूजिक से रिलेटेड कोई पैदा होता है तो सर्वोत्तम बात है। हाँ, ये मैंने देखा है, सुना है मैंने। तो सोचो कि बहुत चुन चुन के भगवान ने म्यूजिक दिया है, इनसे समझ दी है, मैं सीखा नहीं, क्लासिकल नहीं सीखा नहीं, मैंने गुरुजी किए थे 4, लेकिन नहीं सीख पाया। लेकिन ईश्वर ने ऐसी समझ दी है कि थोड़ा बहुत कोशिश करता रहता, समझने, गाने, समझ लो। तो ये समझ जिसके पास है ना, वो बहुत अहम बात है। उसकी चीज़ की समझ है, म्यूजिक की समझ है, समझ रहे हो ना। कभी कभी बहुत चीज़ें होती है, कोई क्लासिकल सीखे हुए वालों को भी मैं से गिरते, मतलब गाने बजाने में सलीका, समझ, फील, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। वो चीज़ आप धीरे धीरे सीखो, वो हम लोग सीखते हैं, समझते हैं, तो वो चीज़ मायने रखती है।
क्लासिकल सीखना ही सब कुछ नहीं होता है। बहुत सारे सिंगर है अच्छा मार्केट में काम हो, कोई क्लासिकल थोड़ी ना सीखे। जब धीरे धीरे वो उनको बोलते हैं भाई क्लासिकल सीखो, तब वो थोड़ा क्लासिकल नींव है, लेकिन समझ उस चीज की, म्यूजिकली समझ, वो बड़े बड़े बुजुर्गों को, सीनियर लोगों को, उस्तादों को, पंडितों को सुनने के बाद वो आपको आती है कि हाँ यार गाना बजाना ये होता है, ये तरीका होता है, ये सलीका होता है, ये तहजीब होती है। तो वो सीखना पड़ता है, वो आने के बाद में वो कलाकार बनता है। बाकी तो जितना बोलूं उतना कम है। आपने जो बताया वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि ना मुझे क्या लगता है कि चाहे आर्टिस्ट हो या किसी भी फील्ड में वो काम कर रहा है, एक उसको आम इंसान से खास कब बनाता है जब उसमें वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है उस चीज को लेकर। ये म्यूचुअली, जैसे अगर मैं बात करूँ शाहरुख खान की, जितना मैंने उनको जाना है, मैंने मिला तो कभी नहीं है, पर जितना मैंने जाना है समझा है, उनकी इसमें क्या होता है कि जब भी किसी से बात करते हैं बहुत हम्बल वे में। 2 बार मिल चुका हूँ शाहरुख साहब से। ओके, बातचीत हुई, कैसा एक्सपीरियंस? मुलाकात ही हुई ऐसे। ओके ओके। सो जितना मैंने उनको देखा है, समझा है ना, तो मुझे समझ में आया कि यार ये पर्सन कितना हम्बल है, मतलब म्यूचुअली उसको पता है कि लोग मेरे से बात करने में डरते हैं या घबराते हैं या लोगों का ड्रीम होता है, ये उसको ऑलरेडी पता है, बट उसके बाद भी वो इस तरीके से मिलते हैं, इस तरीके से बात करते हैं ना कि वो एक रिस्पेक्ट होती है और वो ही उन्हें एक आम इंसान से खास शाहरुख खान बनाता है। सो मुझे लगता है कि म्यूचुअल वे काफ़ी अच्छा होता है चीज़ों को समझने के लिए और फुलफिल करने के लिए। सो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि हर किसी का एक सपना होता है जो बेसिकली यूथ का, कि उन्हें अपनी सिंगिंग जर्नी स्टार्ट करनी है और उन्हें सिंगर भी बनना है, उनके भी बहुत सारे ड्रीम्स है बड़े बड़े। सो क्या मैसेज है उनके लिए आपका कि वो अपनी जर्नी को पुश कर पाए, या वो अगर एक ए लेवल में तो बी लेवल पहुंच पाए, या कैसे वो अपना मुकाम को हासिल कर ले? देखो हासिल मुकाम को करना कोई आम बात तो है नहीं। थोड़ी देर पहले भी बोला था मैंने आपको कि ये क्या है, ये तो तपस्या है, फकीरों का काम है, आपको तो भोग देना ही है जीवन। हाँ, वो जब टारगेट बड़ा है तो फिर बाकी तो बहुत सारे जिनको गाना नहीं आता वो भी गा रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छा म्यूजिक कर रहे हैं, और वो शोज मतलब अच्छा म्यूजिक अच्छे शोज कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो गाना बजाना ये नहीं है, गाना बजाना, अच्छा गाना बजाने में आपको बहुत कुछ देना पड़ता है, सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। जैसे आपने पूछा था कि कैसे नियमितता ये सब है ना, तो ये सब रियाज वगैरह सब अच्छे काम को अच्छा समय देना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला और काफ़ी कुछ बताया हमारी ऑडियंस को, और आई होप हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने मिला। और आप मुझे बताइए कमेंट करके कि इस पॉडकास्ट से आपको क्या चीज़ सीखने मिली है, और नेक्स्ट गेस्ट में हमको किसे बुलाना है, सो हम उन्हें इनवाइट करेंगे और ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।